नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं निष्पक्ष द इम्पार्शियल न्यूज। आज हमारे साथ हैं बिहार ही नहीं देश के सबसे युवा साइंटिस्ट गोपाल जी, और मैं आपको उनसे रूबरू करवा रहा हूं। तो नमस्कार सर, आपका हमारे शो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, और निष्पक्ष न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे पहले, ऐसे तो आपके बारे में पूरा ही दुनिया जान रही है अभी, ठीक, लेकिन आप एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय अपने बारे में ज़रूर बताएं हमारे दर्शक को। जी बिल्कुल। जैसे कि मेरा नाम गोपाल जी हुआ और मैं बिहार के भागलपुर ज़िले के एक छोटे से गांव ध्रुवगंज से आता हूं, और हमारी जो है पूरी शिक्षा दीक्षा जो है 12th क्लास तक जो है वो हमारे गांव में ध्रुवगंज के हाई स्कूल तुलसीपुर में हुआ। और उसके बाद जो है हमारी जर्नी स्टार्ट हुई हमारे एक इनोवेशन से, जिसके बाद हमारी पूरी दुनिया बदल गई। और आज मैं एज ए रिसर्च डायरेक्टर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रहा हूँ, जो अभी करनाल में प्लांट सेट हो रहा है, उसी में मैं एज ए रिसर्च डायरेक्टर वर्क कर रहा हूँ। और जब आप यहाँ से भागलपुर से निकले, आपकी प्रारंभिक शिक्षा जब कंप्लीट हुई, तो सर्वप्रथम आपने मतलब कहाँ से आप स्टार्ट किए? बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली में जिस फील्ड को हमने जिस रास्ते को हमने चुना, उस रास्ते के लिए अभी तक तो कोई वैसा सिस्टम नहीं बना था जहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में हमारे अंदर में बचपन से ही जो था वो साइंस को लेके, इनोवेशंस को लेके, प्रैक्टिकल नॉलेज को लेके एक जज्बा था, एक इच्छा थी कि हमें कुछ ऐसा करना है ताकि हम कुछ नया कर सकें, कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो मुझे जो है 9th क्लास में 10th क्लास में मुझे इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। वहीं से मुझे एक रास्ता मिला और हमने अपने इनोवेशन को आगे तक लेके गए। उसके बाद जो है हमें कई सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, कई सारी चुनौतियों का भी हमने सामना किया, लेकिन वही उसके बाद हम मतलब यहाँ पे जो शुरुआती जो प्रॉब्लम आए आपके साथ, जो भागलपुर में चाहे बिहार में जो आपको क्या क्या फेस करना पड़ा वहाँ तक पहुँचने के लिए, उसके बारे में बताएं। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि एक्चुअली में जो प्रॉब्लम्स आई वो कई तरह की आई, जिसमें सबसे पहला प्रॉब्लम जो आया वो है गाइडेंस का, कि मतलब जो है हमें लोगों ने गाइडेंस जो है सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे। दूसरा आया फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तीसरा आया जो है वो है मेंटल प्रॉब्लम। मेंटल प्रॉब्लम आप कह सकते हैं कि जो बिहार की जो मानसिकता है, यहाँ के लोगों की जो मानसिकता है वो ये है कि आप नॉर्मल पढ़ाई करें, यानी कि आप 10वीं करें, 12वीं करें, ग्रेजुएशन करें, या फिर ग्रेजुएशन के पहले आप इंजीनियरिंग करें या डॉक्टर बने। उसके बाद जो है आप कोई एक नौकरी ले लें, चाहे वो आपके जिस अनुसार वो बैठे, उसके बाद आपकी ज़िंदगी बेहतर मानी जाती है, ऐसा बिहार में लोगों का मानना है। तो सेम चीज़ जो है हमारे पेरेंट्स भी इसी तरह की ख्यालात के थे, लेकिन जो हमारी सोच थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, क्योंकि हम जिस परिस्थिति में अपने आप को उस समय पाया वो ये था कि हमारी 10वीं के बाद की पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें स्कॉलरशिप चाहिए था, मतलब किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए था, जिसके बाद हम अपने आगे की पढ़ाई जारी रख सकते। लेकिन हम उतना टैलेंटेड भी नहीं थे, हम हमेशा एक साधारण से स्टूडेंट रहे हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में। लेकिन हमारी जो इमेजिनेशन पावर थी वो बेहतरीन थी, यानी कि हम कुछ भी चीज़ इमेजिन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते थे और उसके ऊपर हम कार्य करने से झिझकते नहीं थे। तो इसी स्किल को हमने आगे बढ़ाया और उसके बाद जो है हमें अपने इस फील्ड में आगे बढ़ने का मौका मिला। तो उसके बाद जो है कुछ जो है इसी रिगार्डिंग जो है सरकार ने भी हमारी जो है इंस्पायर अवार्ड के जरिए कुछ मदद की। उसके बाद जो है फिर हमने ये ठाना कि हम अपने काम को पर्सनली गवर्नमेंट को दिखाएंगे। अभी तक तो हम क्या कहते हैं कंपटीशन में जाया करते थे, लेकिन अब हमने कहा कि हम अब पर्सनली दिखाएंगे। तो उसके बाद जो है फिर हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया और मैं यहाँ के मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात की। उसके बाद जो है हमने यहाँ के देश के प्रधानमंत्री साहब से मुलाकात की। उसके बाद बिहार सरकार से आपको कितना सपोर्ट मिला इस चीज़ के लिए? देखिए एक्चुअली में जो है आप डिपेंड करता है कि सपोर्ट किस रिगार्डिंग होता है। तो आपके इनोवेशन के रिगार्डिंग? हाँ, जैसे इनोवेशन के रिगार्डिंग में बिहार सरकार का उस समय कुछ अच्छा खासा रिस्पांस नहीं था। आप उस समय के टेलीग्राफ के न्यूज़पेपर को देख सकते हैं, 2017 ईस्वी के टेलीग्राफ के न्यूज़पेपर को।
उसमें से सीधा सीधा शब्दों में लिखा गया था कि हमें जो है जो डीएसटी मिनिस्टर थे उनके पास भेजा गया था और उन्होंने कुछ ऐसा खास काम हमारे रिसर्च को लेकर नहीं किया था, क्योंकि उस समय हम बहुत रिसर्च हमारा छोटा सा था, लेकिन आज उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन उस समय ध्यान नहीं दिया गया। तो हमने जो है फिर बिहार से उम्मीदें छोड़ दी और आज भी हम बिहार सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, आपको नासा से 3 बार ऑफर आया, तो आपने वहाँ क्यों जाने के लिए नहीं सोचा? देखिए, एक्चुअली में जो हम उस समय 2 दुविधा में थे। पहली थी कि हम उस समय प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो आप एक साथ 2 ऑर्गेनाइजेशन के साथ प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैं उस समय देहरादून में प्रोजेक्ट कर रहा था। और दूसरा था रीज़न कि एक छोटी सी बात है कि अगर आपका घर या हमारा घर गंदा होता है तो हम पड़ोसी के घर में नहीं चले जाते हैं, तो हम अपने घर को क्या करते हैं, साफ़ करते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, उसमें उसको अच्छी तरीके से रखते हैं। तो हमारा देश हमारा घर है, तो हमें पता है कि हमारे घर में प्रॉब्लम है, हमारे घर में गंदगी है, तो हम इसको छोड़ के भाग नहीं सकते हैं। हम इसका सामना करने के लिए रह सकते हैं, इसको साफ कर सकते हैं, इस पे हम अपना स्ट्रगल करके हम एक नई रास्ते ढूंढ सकते हैं। तो दूसरा रीज़न ये था कि हमने जो प्रॉब्लम झेली यहाँ तक पहुँचने में, वो प्रॉब्लम हमारे तरह हज़ारों बच्चे हर साल झेलते हैं। तो हम उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ रहना ज़रूरी था और इसलिए हमने अपने देश को चुना। अच्छा, और एक आप 2020 में जो दुबई में जो साइंटिस्ट का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें आप बतौर भारत से पार्टिसिपेट करने हो, तो उस समय आप कैसा फील कर रहे थे? बिल्कुल, बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। एक्चुअली में था क्या कि उस समय वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइंस फेयर अबू धाबी में हो रहा था और पूरे विश्व से कई हज़ार साइंटिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें। तो उसमें मुझे एज ए चीफ स्पीकर बुलाया गया था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ कि चलो ठीक है, हम भारत में रह के भी हम भारत देश का बहुत ऊंचा लेके जा सकते हैं, हम भारत को विश्वगुरु बना सकते हैं। और हमने दुगुना जोश से काम करना शुरू किया और उसके बाद एक के बाद कई सारे जगहों से हमें बुलावा आया, जिसमें से मुख्य कई सारे देश थे जहां से हमें एज ए स्पीकर बुलाया गया। और आज भी जो है पाइपलाइन में कई सारे जगहों से हमें इनविटेशन आए हुए हैं, जो आगे चल के अगर कोरोना की स्थिति सही होगी तो हम ज़रूर आगे जाके भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। और अभी जो बिहार में जो शिक्षा की जो, चाहे भारत को ही ले लें, मतलब यहाँ इनोवेशन वाला जो शिक्षा है वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है, मतलब बच्चों में उसकी कमी है। बच्चों को एक शुरू से ही मानसिकता दे दी जाती है, आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वो साइंस के पीछे से, साइंस का मतलब सिर्फ समझ लिए हमको जॉब लेना है, ठीक, चाहे डॉक्टर बन के चाहे इंजीनियर बन के। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये एक्चुअली में जो हमारी शिक्षा नीति है वो हमने नहीं बनाई है। एक्चुअली में जो हमारे देश में शिक्षा नीति चलती है वो हमारे द्वारा बनाया गया, हमारे देश के किसी लोगों के द्वारा बनाया गया शिक्षा नीति नहीं है, वो मैकेले का सिद्धांत था, ठीक है। तो जिस समय हमारा देश गुलाम था उस समय उन्होंने अपनी अनुसार एक गुलामी की प्रथा बनाई थी कि हाँ ठीक है, उनको चाहिए था मजदूर अपने कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने के लिए। तो उन्होंने लोगों की IQ को चुनने के लिए सिस्टम बनाया, जो सिस्टम आज तक चली आ रही है। तो इस सिस्टम में जो है प्रैक्टिकल रिसर्च को नहीं डाला गया। आप देखे होंगे कि जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो MIT हो, ऑक्सफोर्ड हो, स्टैनफोर्ड हो, हार्वर्ड हो, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी हो, वो सारे के सारे रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी हैं। मतलब वहाँ पे 70-30 का रेशियो चलता है कि 70% प्रैक्टिकल, 30% जो होता है वो थ्योरी होता है। हमारे देश में उल्टा है, 30% प्रैक्टिकल, 70% थ्योरी। और उसमें भी 30% जो प्रैक्टिकल होता है उसमें बच्चों की जो मानसिकता है उससे उस तरह ट्रेंड किया जाता है कि वो प्रैक्टिकल से दूर भागते हैं। तो अपने देश की जो नीति है उसे चेंज करना पड़ेगा। उसको चेंज करने के पहले हमें एक सिस्टम डेवलप करना होगा, एक हमको क्या कहते हैं एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि आज हमारे यहाँ पे डॉक्टर इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं, क्यों लोग करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे, मान लीजिए आप हमारे पिताजी हैं तो हमारे घर के चारों तरफ वही हैं, डॉक्टर इंजीनियर हैं, हमारे घर के वातावरण तैयार कर दिया गया है, वहाँ पे साइंटिस्ट तो नहीं है, अब एक गोपाल जी हुआ है, ठीक है। तो हम उनकी लाइफ स्टाइल देख के उनके तरह हम जीना चाहते हैं कि चलो ठीक है, हम भी अगर इंजीनियर बनेंगे, हम भी अगर डॉक्टर बनेंगे, हम भी अगर IAS बनेंगे, हम भी अगर गवर्नमेंट जॉब लेंगे तो हमारी लाइफ जो है वो बेहतर होगी, ऐसा हमारी सोच रहती है। तो हम उस अनुसार काम करते हैं। अगर हमारे आसपास ही साइंटिस्ट हो जाएं,
अगर हमारे आसपास भी इनोवेटर हो जाए, अगर हमारे आसपास ही एंटरप्रेन्योर हो जाए, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो अपने बच्चों को भी कहेंगे कि ठीक है तुम उसकी तरह ज़िंदगी जियो। क्योंकि आज के समय में जो है वो लाइफ किस तरह जीते हैं इस पे डिपेंड होता है। तो लोगों को आसान लगता है कि इंजीनियर बनने के बाद आपकी ज़िंदगी आसान होती है। तो एक ये धारणा को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, उसके लिए एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम एक एग्जाम्पल सेट करें और हम अपने जैसे कई ऐसे बच्चों को हम रिसर्चर या इनोवेटर बनाएं जिससे उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। और अभी आपका जो नया आइडियाज है कुछ उनके बारे में बताएं जो हमारे आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए बहुत ही कारगर साबित हो, ऐसा कुछ आपका प्लान आगे के लिए? बिल्कुल। तो एक्चुअली में हुआ क्या ना कि हम जो अपने गांव, छोटे से गांव से उठ के और यहाँ तक जो पहुँचे, आज इंडिया के यंगेस्ट रिसर्च डायरेक्टर की उपाधि जो हमने हासिल की, इसके बीच में कई सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो हमने सोचा कि क्यों ना, और हमारे देश की एक लोगों की एक कह सकते हैं बुरी आदत इसको कह सकते हैं कि आजकल यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनका दोष हम दूसरों के ऊपर थोप देते हैं, चाहे वो सरकार हो या पड़ोसी हो या कोई भी हो, हम अपने ऊपर नहीं लेते हैं। वो क्या कहते हैं कि चलो ठीक है गोपाल जी साइंटिस्ट, आज क्या इन लोगों की अपेक्षा क्या हो चुकी है हमारे से कि गोपाल जी वैज्ञानिक कहते कुछ भी कर सकता है। अभी कोरोना जैसी महामारी आई तो लोग हमको कई सारे मेल आए कि गोपाल जी आप कोरोना का वैक्सीन क्यों नहीं इन्वेंट कर रहे हो। तो हम कहीं ना कहीं जरूर, क्योंकि है एक आशा लग जाता है, लेकिन ये लोगों को पता नहीं है कि हम एक एनर्जी के फील्ड के वैज्ञानिक हैं। तो हमारा माइंड टेक्नोलॉजी मेडिसिन में कैसे जाएगा, लेकिन लोगों को ये आशा है कि हम कर सकते हैं, हम वैज्ञानिक हैं। तो अगर हमारे जैसे 100 ऐसे वैज्ञानिक या 1000 ऐसे वैज्ञानिक या लाख ऐसे वैज्ञानिक भारत में पैदा हो जाए जिनके पास उनका खुद का इनोवेशन है, और हमें पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद हैं, लेकिन हमें उनको क्या करना है, इग्नाइट करने की ज़रूरत है, हमें उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया। हम दूसरों को कितना दिन तक दोष दे सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट से हम क्या क्या कह सकते, कितनी सरकारें कितनी करेंगी, उनको बहुत ज़्यादा काम है। तो हमने कहा कि एक एग्जाम्पल सेट करते हैं और हमने एक संस्था डेवलप की जिसका नाम है YMRD। इसका फुल फॉर्म है यंग माइंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये 2 साल पहले का संस्था है, 2018 ईस्वी का। और इसके तहत जो है हम भारत के 100 ऐसे बच्चे जिनके पास उनका अपना आइडिया होता है, उनका अपना इनोवेशन होता है, ये संस्था उनकी मदद करने की कोशिश करती है। अभी तक ये अनऑर्गेनाइज तरीके से चल रही थी, लेकिन अब इसका प्रॉपर वे से हम लोग सिस्टम सेटअप कर रहे हैं जिसके अंदर हम पूरे 10वीं क्लास से लेके बच्चों की पूरी रिसर्च की पढ़ाई जो होती है, पढ़ाई से मतलब पूरी की पूरी जो पढ़ाई होगी वो हमारी संस्था बेयर करेगी और उनको एक रिसर्चर, एक इनोवेटर बनाया जाएगा, जिसके बाद उनके प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आया जाएगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और ये पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बच्चों को कोई भी चीज़ें नहीं देनी पड़ेंगी, क्योंकि हमने ये देखा है कि अगर आप इनोवेटर की जो आवश्यकता है उसको पूरा कर देते हैं, जो USA में होता है। आज जितना हम स्ट्रगल यहाँ कर रहे हैं उतना स्ट्रगल हम USA, इजराइल और चाइना में नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे इनोवेटर की कदर होती है। हमारे आज 10 इनोवेशंस हैं अलग अलग फील्ड में, लेकिन सब कहीं ना कहीं आधे अधूरे पे रुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर लैब नहीं है, हमारे पास प्रॉपर सिस्टम नहीं है। तो हम एक सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे साथ और भी बच्चे। तो आपने बोला लैब नहीं है, तो सरकार से जब आप मतलब किसी बड़े पदाधिकारी चाहे साइंटिस्ट वगैरह से जब आप मिलते हैं, इस पे जब चर्चा होती है तो वो क्या बोलते हैं इसके बारे में? देखिए, कई सारे हम वैज्ञानिक, कई सारे गवर्नमेंट की बड़े बड़े मिनिस्टर से हमने मुलाकात की, लेकिन सबका एक ही कहना होता है कि ठीक है हम करेंगे, लेकिन जब करने की बारी आती है तो कोई ना कोई अड़चनें आ जाती है। एक प्रोजेक्ट है बनाना नैनो फाइबर एवं क्रिस्टल, उसके बारे में आपको बताएं। जी बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली में हम जो पिछले 3 साल से ये हमारे क्षेत्र से भी रिलेटेड है और ये प्रोजेक्ट जो है हमारा जड़ भी है और हम इससे जुड़े हुए भी हैं और हम पिछले 4 साल से इस पे ही काम कर रहे थे देहरादून में। तो ये हम बनाना के कई सारे पार्ट पे हमने काम करना शुरू किया, जिसमें से उनके थंब आ जाते हैं, उनके पत्ते आ जाते हैं और उनके पत्ते के बीच की जो वो डंठल होती है वो आ जाती है। तो इस तीनों पे हमने अलग अलग क्षेत्र में हमने काम करना शुरू किया। तो हमने देखा कि तीनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी उसका इस्तेमाल किया। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? आप देखिए, केले का थंब जो है वो पानी में तैरते रहता है, यानी कि उसके अंदर पानी में तैरने का गुण है। ये फिजिकली प्रॉपर्टी है। तो हम इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी ढूंढना शुरू किया
इसको लैब में हमने टेस्ट करा, सारी जो मशीनें हैं उस पर इस्तेमाल करके हमने एक सिस्टम डेवलप किया और हमने इससे एक ईंट जनरेट किया। ईंट आप ब्रिक्स देखते हैं, ईंट जनरेट किया और उस ईंट का ये खासियत है कि वो ईंट भी पानी में क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक है, तब पानी में जो है अभी तक आपकी ईंट डूब जाती थी, लेकिन बनाना के जो नैनो क्रिस्टल हैं उससे बनी हुई ईंट जो है वो पानी में तैरती रहेंगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो है, अब आप देखे होंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, जो केले का थंब होता है उसमें बीच बीच में जो छेद रहता है, जिसे बायो प्रकोष्ठ कहते हैं, उसके अंदर वाटर को कंजर्व करने की कैपेसिटी होती है। यानी कि पानाम केला का थंब अगर 5 किलो का आप काटते हैं या फिर 100 किलो का आप केला का थंब निकालते हैं तो 70 से 80 किलो आपका पानी निकलता है। तो उसके अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्या है, कैपेसिटी है। यानी कि इसको हम सुपर एब्जॉर्बेंट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने केले के थंब, पत्ती और उसको तीनों को कन्वर्ट कर दिया किसमें, सुपर एब्जॉर्बेंट में। अब सुपर एब्जॉर्बेंट का जो प्रॉपर्टी है वो यूज कहाँ होता है, तो आप जितनी भी डायपरिंग प्रोडक्ट देख रहे हैं जिसमें केले के जैसे सैनिटरी पैड, आपका बेबी पैम्पर्स, एडल्ट पैम्पर्स, उस समय सोडियम एक्रेलाइट का यूज़ होता है जो क्या है, आपका सुपर एब्जॉर्बेंट का काम करता है। सुपर एब्जॉर्बेंट मतलब हो गया वो पानी को ज़्यादा ज़्यादा सोख सकता है। ठीक है, तो अब केले के जो हाइड्रोजेल हैं उसका इस्तेमाल करके आप क्या बना सकते हैं, जितनी भी डायपरिंग प्रोडक्ट है वो बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद केले का जो तीसरा लिक्विड बचा, अब रस तो बच गया। ठीक है, अब रस का जो है हमने इस्तेमाल किया। केले का जो रस होता है ना उसका दाग लग जाता है और वो कभी वॉश नहीं होता है जैसे। ठीक है, तो पहला जो इनोवेशन था हमारे अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का वो भी यहीं से आइडिया आया था, लेकिन अब हमने इसका दूसरा इस्तेमाल करना सीखे। आज हम लोग हेयर डायर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि किसी का बाल जो अगर पक जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, रंगते हैं, डाई करते हैं। वो क्या था, कुछ दिनों के बाद डाई खत्म हो जाता है। लेकिन जब बनाना का जो हेयर डाई हमने बनाया है, अगर उसका इस्तेमाल आप डाइंग में करते हैं तो लाइफ टाइम आपका एक ही कलर का बाल रहता है। ये चीज़ें जो है हमने केले के अलग अलग पार्ट पे काम करके स्टार्ट किया है, जिसका नाम रखा है हमने बनाना नैनो क्रिस्टल, बनाना नैनो फाइबर। और अभी तक जो है ये लैब में है। ठीक है, ये मैं एक बात यहाँ पे गौर करना चाहिएगा, ये सारी चीज़ें लैब वर्क में है। अभी तक इसका कॉमर्शलाइजेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, कॉमर्शलाइजेशन में इसका टाइम लगेगा क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है और आने वाले साल, 2 साल, 3 साल में ये ज़रूर मार्केट में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और आपका मतलब भागलपुर के क्षेत्र के लिए क्या कोई ऐसा आप सोचे हुए हैं यहाँ के छात्र के लिए, चाहे यहाँ के जो विद्यार्थी जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं उनके लिए कुछ? बिल्कुल, एक्चुअली में देखिए कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनके अंदर भी टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है। आप भागलपुर की इस मिट्टी, अंग प्रदेश की इस मिट्टी ने देश और दुनिया को बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट और योद्धा और बहुत बड़े बड़े इतिहासकार दिए हैं। तो इनके मिट्टी में ही ऐसा गुण होता है कि यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो टैलेंटेड होते हैं। बस उनको एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होती है डायरेक्शन की, सही दिशा की, मार्गदर्शन की। तो हमने ये सोचा है कि हम भागलपुर के जो बच्चे हैं जो कुछ बेहतर करना चाहते हैं उनके लिए हम एक यहाँ पे संस्था डेवलप करें जिसके अंदर आके वो अपने सपनों को जिए, ना कि वो किसी दूसरे के सपनों को जिए। आजकल का जो संस्था है, जो भी आप जितने भी संस्था देख रहे हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपने सपनों को जीना सिखाते हैं बच्चों को। यानी कि बेच रहे हैं कि हम IIT करा देंगे, हम इंजीनियर बना देंगे, हम डॉक्टर बना देंगे, आप हमारे यहाँ आइए। तो अब वो क्या कर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं। लेकिन अब हमारी काबिलियत ही नहीं, हमें कुछ और करना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, किसी प्रेशर में हम वहाँ जा रहे हैं। तो हम यहाँ के बच्चों के लिए कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें से वो क्या कर सके, आगे बेहतर कर सकें और अपना एक इन्वायरमेंट तैयार करके वो अपने सपनों को जी सकें। तो ये भागलपुर के बच्चों के लिए हम कर रहे हैं, जिसमें विजडम एकेडमी करके हम लोग एक संस्था डेवलप कर रहे हैं जिसके अंदर वो अपनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप युवा साइंटिस्ट के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं, चाहे जो बच्चे आपको देखेंगे, उनके लिए कोई संदेश आप। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली में जो हमारे अंदर का जो देखिए हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, तो और एक टैलेंट हर किसी के अंदर होना चाहिए, वो है बोलने की कला। अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख गए तो फिर आपकी जो लाइफ है वो थोड़ी आसान हो जाती है। ठीक है,
तो इसी कला का हम इस्तेमाल करके हम अपने जो बात है वो विज्ञान की जो बातें हैं, प्रैक्टिकल की जो बातें हैं, उन बच्चों के बीच ले जा सकने में सक्षम हो पा रहे हैं। और इसी नाते हम जितने भी दर्शक हैं उनको हम एक बात कहना चाहेंगे कि जीवन में आप अपने सपनों को जीना शुरू करिए दूसरों के बजाय, क्योंकि किसी इंसान की जो है वो आपके सपनों के ऊपर किसी इंसान का कोई बस नहीं है। आपका बस है आप अपने ड्रीम को कैसे पूरा करते हैं। और लाइफ में कभी खुद पर से भरोसा ना टूटने दें, क्योंकि आपसे बड़ा ना कोई सब्जेक्ट है, ना कोई भाषा है, ना कोई इस दुनिया में कोई एग्जाम है जिसको आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भाषा, सब्जेक्ट, विज्ञान, इतिहास, जितने भी आप एग्जाम है उन्होंने आपको नहीं बनाया है, आपने उन सारी चीजों को बनाया है। तो आपसे बेहतर कोई नहीं आपको समझ सकता है। आजकल बच्चे मतलब अपने करियर के को लेके बहुत ही डिमोटिवेट हो जाते हैं, मतलब कुछ हुआ फेल हो गए ये कर लेना। आजकल मतलब इसके रिगार्डिंग जो केस आ रहे हैं आत्महत्या के, तो उसके बारे में मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत दुख की बात है, आज ही मैंने न्यूज में पढ़ा, न्यूज़पेपर में, कि ये भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के एक छात्र थे। उन्होंने 3rd सेमेस्टर में वो पढ़ाई कर रहे थे, एग्जाम था, एग्जाम की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये बहुत ही दुख की बात है। मैंने आपको पहले भी कहा कि कोई भी एग्जाम या कोई भी पीस ऑफ पेपर आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं करता है, आपका कैरियर डिसाइड नहीं करता है। अगर आप जो है मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर एक अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है, जरूरी नहीं है कि दूसरी नहीं आएगी। आप उसको आप एक मतलब अगर कोई बच्चा क्रिकेट खेलता होगा तो अगर कोई मान लीजिए बाउंसर बॉल आता है तो उसको क्या करते हैं, मतलब मारने की कोशिश करते हैं कि छोड़ देते हैं, और इसलिए सी बात है छोड़ देते हैं। आप एक अच्छे गेंद का वेट करते हैं, तो जब आप उस गेम में अच्छे बॉल का इंतजार कर रहे हैं तो ये तो आपकी जिंदगी है। आप एक अच्छे अपॉर्चुनिटी का इंतजार करें। अगर हम यही चीज सोच के चलते हैं कि यार 4 लोग क्या कहेंगे, देखिए ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना कि अपनी कैरियर जो है वो किसी दूसरों के दबाव में चुनते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो दूसरों को खुश करने के चक्कर में वो अपने जान को दांव पे लगा देते हैं। तो प्रॉब्लम हमारा जो है वहीं से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ा जाता है। तो आप अपने कैरियर को अपने अनुसार चुनिए, ना कि आप अपने दोस्तों के अनुसार, ना कि आपके अपने रिश्तेदारों के अनुसार, ना कि आप अपने क्या कहते हैं आसपास के लोगों के अनुसार। हाँ, आप अपने माता पिता की बात जरूर माने, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि ये काम करो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तो आप एक बार उनको जरूर समझाएं, बिठा के। जैसे हमने अपने पिताजी को समझाया कि देखिए साइंस का फील्ड इतना बड़ा है, हम वैज्ञानिक बन के भी पैसा कमा सकते हैं, हम रिसर्चर बन के भी पैसा कमा सकते हैं। तो उन्होंने, और कोई भी ऐसे माता पिता नहीं है जिनकी सपने आपकी जान से कीमत है, वो आपको जिंदा देखना चाहते हैं। और उनको जब आप बैठ के समझाइएगा, उनको जब आप अपनी बातें बताइएगा, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। एक्चुअली में हम ये बातें करते नहीं है, अपने माता पिता से अपने सपनों के बारे में बात नहीं करते हैं। हमारे अंदर एक डर रहता है कि वो क्या कहेंगे, हमारे मामा जी क्या कहेंगे, हमारे दादाजी क्या कहेंगे, हमारे चाचा जी क्या कहेंगे, और इन सब से ऊपर उठ के देखे तो शर्मा जी क्या कहेंगे। तो प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे आता है। तो हमें उन प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन लेके आना होगा और खुद पे भरोसा करना होगा, और आपसे बड़ा दुनिया में कोई चीज नहीं है, ये आप याद रखिएगा। एक अंतिम प्रश्न है आपसे कि हम बचपन से देखते हैं कि साइंटिस्ट एकदम लंबे लंबे बाल, एकदम मतलब एकदम दूसरे टाइप का मोटा वाला चश्मा फ्रेम, तो उसके बारे में आपका फंकी लुक है, तो उसके बारे में बताएं। सही बात है। एक्चुअली में हम भी जो है पहले जो वैज्ञानिक होते थे हमने भी पढ़ाई देखी थी, न्यूटन साहब को देखा। एक्चुअली उन सब लोगों की जो है ना बुढ़ापे की तस्वीरें हमारे सामने आती हैं। तो आज का जो हमारा इंटरनेट का जमाना है, जो लोगों का सेल्फी का जमाना है, इस जमाने में वैज्ञानिक जो है वो आम इंसान की तरह ही होते हैं। हाँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे को देख सकते हैं इस इंटरव्यू के द्वारा, ठीक है। हम और आपके तरह ही होते हैं, मॉडर्न लाइफ होती है और अच्छी जिंदगी होती है। ऐसा नहीं है कि वो पागल होते हैं, जैसे उपमा दिया गया है कि चलो ठीक है वैज्ञानिक है तो पागले हैं, दिमाग सड़का हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी भी बेहतर जिंदगी है। हाँ, और हमने क्या करना कि एक एग्जाम्पल सेट करना होगा। अगर वैज्ञानिक की लाइफ
रॉयल लाइफ हो जाएगी तो इसलिए सी बात है सब सब बंद हो वैज्ञानिक कैसे बदल जाएगा, है कि नहीं। अगर नर्सरी से उतरने लगे, BMW से उतरने लगे अपने गांव में, तो इसलिए सी बात है जो हमें सोचेगा कि अरे ये हम भी ऐसा करें, है कि नहीं। तो इसी सिचुएशन को चेंज करने के लिए हमने कहा कि चलो हम अब लोग एक्चुअली में वैज्ञानिक जो लोग होते हैं ना, जो हार्डकोर रिसर्चर होते हैं, वो अपनी पूरी जिंदगी लैब के अंदर सीमित कर लेते हैं, इसलिए दुनिया उनको जान नहीं पाती है। हमने कहा कि ठीक है कि वो लोग तो काम कर ही रहे हैं, हम कुछ ऐसा करें कि लोगों को पता चले कि अच्छा ऐसा भी होता है हाँ। और हम वहां से जो है लैब से हम काम भी करते हैं, और लैब से हम बाहर निकल के दुनिया के बीच में आए और एक स्पीकर के तौर पे हम लोगों के बीच आने लगे, जैसे अब्दुल कलाम सर जाते थे। सेम चीज हमारे साथ भी है, हम भी उन्होंने जहां तक विज्ञान को छोड़ा था बच्चों के बीच में, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके चीजों को आगे बढ़ाएं और देश को एक अच्छा भविष्य देके जाए। धन्यवाद आपका, आप आए हमारे शो में, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।